वेरी वॉर्म वेलकम आप सभी का हमारे सीज़न 1 के चाय चर्चा और पर्चा एपिसोड में। चाय हमारे सामने रखी है, चर्चा हम मोहित भार्गव सर के साथ करने वाले हैं और पर्चा यानी कि जेई मेन का सेशन 1 हो गया है और सेशन 2 आने वाला है। तो इन तीनों विषयों पर हम आज बात करने वाले हैं मोहित भार्गव सर के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच, आप इस शो पर आ गए हमारी रिक्वेस्ट पे। सर मोहित भार्गव एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, क्या जर्नी रही आपकी, वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है आप कानपुर से हैं जी और कई सालों से भौकाल मचा रखा है सर ने। तो सर ये जो भौकाली जर्नी है इसमें प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताएं। इस भोकाली जर्नी में यही रहा है कि कानपुर में 99 में मेरा जेई में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। और आईएसएम धनबाद आईआईटी के मतलब जेई के थ्रू होता था, अब तो वो आईआईटी आईएसएम धनबाद बन गया है। वहाँ से बीटेक किया, 2003 में पास आउट हुआ और फिर मैंने सेल में जॉब करी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 3-4 महीने। और उसके बाद फिर यहाँ पर आईएएस की प्रिपरेशन का भूत था, मतलब जो कि दिल्ली में जा कर के मुझे करने का मन था। तो वहाँ पर की फिजिक्स का सब्जेक्ट ले करके, लेकिन कुछ फैमिली क्राइसिस आए, कुछ क्रंच आया फाइनेंशियल। तो मैंने कहा यार कि क्या करें, पैसा कमाना। दोस्तों से बात करी तो क्या यार फिजिक्स पढ़ाओ, तो फिजिक्स तुम अच्छा पढ़ा लेते हो, क्योंकि उनको मैं समझाता था। तो फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से जर्नी मेरी शुरू होती है फिजिक्स की। अच्छा। और वहाँ से दिल्ली में नारायणा, फिर ब्रिलियंट, फिर उसके बाद बंसल, फिर एलएन और अब मैं अनअकैडमी में हूँ। 18 साल टोटल मैंने काम किया है, जिसमें से 14 साल तो अकेले एलएन ने काम किया है। अच्छा। हाँ, और अब यहाँ पर अनअकैडमी से जुड़ा हूँ। सर इतना 18 साल की अच्छी जर्नी, आपके दोस्तों का बहुत बड़ा महत्व रहा आपके जीवन में, आपको एक शिक्षक के रूप में उतारने में और बच्चों के करियर को, बच्चों के भविष्य को एक शेप देने में। सर इतना बड़ी जर्नी, और अभी जैसे आपने बताया अपना पूर्व अनुभव कि आपने 14 साल एक इंस्टीट्यूट को दे दिए, तो सर उसके बाद में ना निर्णय लेना कहीं और जाने का, डिसीजन लेना कहीं और जाने का, वो अपने आप में एक बहुत ही बोल्डनेस उसमें मांगता है, बोल्डनेस की उसमें नीड होती है। मेरा प्रश्न ये था सर, अनअकैडमी क्यों, और क्या डिफरेंस ऐसा बना है, क्या ऐसा सब्सटेंशियल डिफरेंस इट कैन क्रिएट फॉर योर स्टूडेंट्स कि आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को चूज़ किया, वो भी ऑफलाइन में। तो यथार्थ इसमें मेरा मानना ये है, पहले बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं इसका आंसर देना भी चाह रहा था कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो इसका क्यों, जाहिर सी बात है सबके मन में आता है, पूछते कुछ लोग नहीं हैं, तो आप जैसे लोग धुआंधार लोग पूछ लेते हैं। अरे सर, तो क्या है कि मेरा एक हमेशा से एक इच्छा थी कि यार मैं ना काफ़ी सारे बच्चों को जो ट्रिक्स और जो टिप्स मैंने इतने दिनों में एक्यूमुलेट की हैं वो पूरे हिंदुस्तान में सबको बता सकूं और ऑफिशियल तरीके से बता सकूं। ये मुझे ये फ्रीडम देने वाला इंस्टीट्यूट अनअकैडमी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोटा पल्स नाम का एक यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का है और आप देख सकते हैं उसमें कैसे फ्रीडम से और किस तरीके से मेरी क्लास भी रिकॉर्डेड उसमें जा चुकी हैं, प्लस उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है जो आपको भी दिया था वो वाला। तो ये सारी चीज़ें जो फ्रीडम है करने का, ये मैं कहीं ढूंढ रहा था और वो एक मेरा कहीं ना कहीं मन में था यार, ये मैं बस अब बहुत हो गया, कई साल हो गए ना। मतलब एक शिक्षक के रूप में आप ये चाहते थे आपका जो ज्ञान है जो बहुत लोग, हाँ, हर एक तक पहुंचे वो केवल एक जगह रह के पहुंच नहीं पा रहा था। और वो मेरी चाहत जो है वो मुझे लगी कि अब अच्छा, एक बात और बताता हूँ, जब मैं अनअकैडमी की जर्नी में था, जब मैं स्विच करने की ट्रांजिशन पीरियड में था यूँ कहूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि मुझे ये करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर यस मिला और मैं कहा फिर तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मेरी यही चाहत थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अपना यहाँ पर आना हुआ। सर एक बात अक्सर हमें सुनने को मिलती है जो अधिकांश बच्चों में से उठकर आती है, क्योंकि ये जो 10वीं के बाद जो एक ट्रांजिशन होता है एज का, एक ट्रांजिट एज होती है, इसमें कई तरह की चीज़ें बच्चों के मन में चलती है, भाई हमारे मन में चल जाती हैं कई बार। तो वो तो एक ट्रांजिट एज में जब बच्चा, तो उसके मन में भी चलेगी। और डेफिनेट सी बात है सर, आपका जितना अनुभव है उससे कम की उम्र के तो बच्चे आपसे पढ़ते हैं, तो उतना जब आपने अनुभव ले लिया
तो उन्हीं सब अनुभवों से आज हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में से जो क्वेरीज निकल कर आई हैं उनका आप समाधान दें। सबसे पहला प्रश्न बच्चे का ये आता है कि इस एज में आकर्षण कई चीज़ों के प्रति होता है, वस्तुओं के प्रति होता है, इंसानों के प्रति होता है। उस आकर्षण का होना उचित है या अनुचित है, और किस तरीके से हम उस आकर्षण को हैंडल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, और ये मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। हाँ। आपके ट्विंस हैं, राइट? हाँ, ट्विंस हैं, बिल्कुल। और उनको भी समझाता हूँ, वो भी पूछते हैं, तो उनको भी जो समझाता हूँ यही समझाता हूँ कि देखो ये आकर्षण, ये अट्रैक्शन, ये नेचुरल है। जब तक आप इसे रेजिस्टेंस करोगे ना कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो होगा। आप आंखें बंद करके सोचो, बोलो कि मुझे काला बंदर नहीं सोचना, मुझे काला बंदर नहीं सोचना, तो पक्की बात है आपके सामने काला बंदर आएगा। नेचुरल चीज़ को क्यों रोकना? ये स्वभाव, पहले तो सबसे पहले बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो हो रहा है बच्चों, ये गलत नहीं है, ये स्वभाव है, नेचुरल। एक्सेप्टेंस लेना, एक्सेप्टेंस। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना, तो उसके लिए आपके अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, छुप के करने का मामला आएगा, और उसमें और एक्साइटमेंट आएगा। उसको एक्सेप्ट करो। और माँ बाप का भी ये फर्ज बनता है अपने बच्चों को यही समझाएं कि बेटा ये नेचुरल है। एग्जैक्टली। बस, लेकिन हाँ, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कैरियर, अभी इन 2 साल में अगर आप कैरियर पे फोकस कर लोगे तो कोई गलत नहीं होगा। कैरियर पे सबको बैलेंस बना के जीवन में रखना पड़ता है जी। मतलब अगर आपका जो अट्रैक्शन है, अगर आप चाहते हो वो आगे चल करके फ्रूटफुल हो, सारी चीज़ें बढ़िया हो, आपकी लाइफ सेटल हो जी, तो जाहिर सी बात है ये 2 साल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो ये आपको सोचना है कि इस समय आपको वेटेज कैरियर को ज़्यादा देना है। बाकी अट्रैक्शन गलत नहीं है, हो रहा है, कोई बात नहीं, नेचुरल है। लेकिन आपको 2 साल या 1 साल जो भी सोच के आप यहाँ अपने कैरियर को सोच के आए हैं, उस समय आपको बिल्कुल इसको साइड में रखना है और पूरा फोकस अपनी स्टडी पे करना है। राइट। हाँ, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए मना करते हैं तो उसको करने का मन ज़्यादा करता है। बिल्कुल, तो उसको एज इट इज स्वीकार लो, क्योंकि ये तो होना नॉर्मल है, स्वाभाविक है। और अभी हमारा मेन फोकस जिस पर है उसी पर ध्यान दें। राइट। एक सवाल और आता है सर बच्चों का, क्योंकि शिक्षा की काशी है ये नगरी कोटा, और समग्र देश से, बल्कि देश के बाहर से भी कई छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ने आते हैं। बड़े विश्वास के साथ वो लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन एक समस्या कह सकते हैं या उसको एक नेचुरल फिनोमेना कह सकते हैं, दैट इज होम सिकनेस। उस पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है? यार, होम सिकनेस के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि होम सिकनेस तो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। क्योंकि मेरे को भी थी, आपको भी हुई होगी अगर आप अभी बाहर गए हो। क्योंकि यार हम घर में जिस तरीके से पालन पोषण हमारा होता है, माँ बाप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और स्वाभाविक है वो केयर हमें नहीं मिल पाएगी। क्यों मिलनी भी नहीं चाहिए? क्योंकि हमें आगे जीवन में हमें ऐसी सोसाइटी में जाना है जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राइट। फैमिली में आप इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले बंदे नहीं होते, आपको स्पेशल काम दिया जाता है, आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सही नहीं है। पहली बात तो ये पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको सोसाइटी में आपको ग्रो करना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं इसको समझना होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सबको मिल रही है वही मुझे मिलनी चाहिए, तो ही अच्छा है जी। और उसी में खुश रहना है। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये होम सिकनेस को आप ना अपनी नेगेटिव की जगह अपनी आप इसको ताकत भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप ये डिसाइड करो कि यार मैं ना 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट मम्मा से बात करूँगा। बिल्कुल। तो आप उस 2 घंटे को फटाफट पढ़ना शुरू कर दोगे कि यार इस टाइम मम्मा से बात करनी है, और मम्मा से बात करनी है तो हमने जो कमिटमेंट किया उसमें चीटिंग भी नहीं करनी है जी। तो इसको अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। होम सिकनेस सबको होती है, इसको एक्सेप्ट करो और इसको अपनी ताकत बनाओ। बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्टेंस बच्चों बहुत ज़रूरी है। सर, किसी भी इंसान से अगर हम हार जाते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो जेलसी बन जाता है, और अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इंस्पिरेशन बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस बच्चों हर चीज़ में, हर केस में बहुत ज़रूरी है, जो सहजता से आपके जीवन में आ सकती है और इजीली आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकती है। सर, एक प्रश्न और आया बच्चों में से ही कि कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया,
या टीचर ने क्लास में कोई मोटिवेशनल बात कह दी तो फॉर अ टाइम बिंग तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब साहब बात आती है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के हम मोटिवेट हो गए, लेकिन उससे हटके जैसे कोई दूसरी घटना होती है जो हमारे संभालने में नहीं आती, तो वहीं हम ट्रैक बदल लेते हैं और डिमोटिवेशन की तरफ चल जाते हैं और वापस रिदम पकड़ने में टाइम लगता है। रिदम मेंटेन कैसे की जाए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपके मेरे साथ भी होती है। बिल्कुल होती है कि परमानेंट मोटिवेशन कहाँ से लाए, और इसका सलूशन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने और इसको अप्लाई करके देखें, मज़ा आएगा। जब भी आपको ये लगे कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो अपने टारगेट के लिए आपको जो काम करने हैं ना, तुरंत एक पेपर निकालो, एक पेन निकालो और उनको आंकड़ों पर ले आओ। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा विस्तार से, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है कभी बहुत ऐसे ही है, दुखी हैं, डिप्रेसिव माहौल में है, आपको लग रहा पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है मूवी देख लेते हैं, है ना? तो आप क्या करें, आप ये देखें कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और कितने दिन बचे हैं। फिर ये देखें कि आपके कितने चैप्टर बचे हैं और किस टॉपिक पे क्या क्या बचे हैं, और फिर उसको डिवाइड करके ये कैलकुलेट करें कि आप हर दिन कितना काम करेंगे ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें। ओके, राइट। तो इससे दो फायदे होंगे, पता है। एक तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए सही हो जाएगा, आपका दिमाग किसी काम में लग जाएगा, ठीक। और दूसरा ही, जैसे ही आंकड़ा आपके सामने आएगा आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, अभी मुझे कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर डिमोटिवेशन होने में। है ही नहीं, टाइम ही नहीं डिमोटिवेट होने का। आपको ये जैसे ही रियलाइज होगा ना, आप विश्वास मानो आप तुरंत साइड में कर दो। और लेकिन एक बात और है जी कि ये एक बार करके छोड़ने से नहीं होगा। आपको हर हफ्ते जब आपको लगे मैं कम पढ़ रहा हूँ, तुरंत आंकड़े बनाइए, तुरंत देखिए कि आपके जो चैप्टर्स बचे हैं उनके हिसाब से आपको डेली कितना पढ़ना चाहिए, जी। ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सके। जैसे ही आंकड़ों पे आती है ना चीज़ें, तब समझ में आता है कि अरे भाई साहब बहुत बचा है यार, बहुत ज़्यादा बचा है। तो क्या है, फिर बच्चे के अंदर ये होता क्या है कि जब हम टाइम को, दिमाग को फ्री छोड़ते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं। आपका दिमाग ही फ्री नहीं है, सोचने के लिए फ्री ही नहीं, तो आप कैसे आएंगे यार? तो उसको लगाइए, आंकड़ों पे लाइए जी, ये चीज़ें आना बंद हो। सर बच्चे ना क्लासरूम में पढ़ते हैं, जैसे लगभग उनकी 4-5 घंटे की एक क्लास होती है। फिर वहाँ पर कभी कभी डाउट आता है, जब भी आता है तो आपसे आकर पूछते हैं, डाउट काउंटर पे टीचर से पूछते हैं। बाकी बचा हुआ समय वो अपने रूम पे रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं। तो प्रश्न जो आता है वो ये है, सेल्फ स्टडी कैसे की जाए? क्या उसका कोई सेट फंडा है या कोई भी सेट फंडा नहीं है, पैरामीटर नहीं है? हालांकि इससे पहले पूछे गए प्रश्न में उसका हल मिल गया, लेकिन फिर भी एक सेल्फ स्टडी का क्या और भी कोई तरीका है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बहुत छांट के क्वेश्चन लाए हैं आपने, सीरियसली बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं सर। मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी कि इतने, वाकई में यही क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं जो आपने अपनी सर्वे में पता किए। जी, जहाँ तक आपसे मेरी बात हुई थी जी। तो इसका प्रश्न देता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं आपको। होता क्या है, आपने कभी ध्यान से देखिएगा अपने घर में किसी बच्चे को पढ़ते हुए जी, तो वो पढ़ते समय ऐसे पढ़ता है, जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक। अब वो एक क्वेश्चन करेगा, फिर वो पेन हिलाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे सोचेगा, फिर वो अपना उसके पैर देखिए आप, पैर उसके हिल रहे होंगे, फिर वो थोड़ा ऐसे झाँकेगा, फिर वो ऐसे करेगा, फिर वो क्वेश्चन करेगा। जब उससे क्वेश्चन हो जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे किला जीत लिया हो, ठीक, ऐसे करेगा और फिर इसके बाद कहेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नहीं लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जी, सही बात है। फिर वो अगला क्वेश्चन करेगा, फिर वो ऐसे ऐसे करता रहेगा और फिर थोड़ी देर बाद दीवार में कोई पंच मार रहा है, कोई दीवार में सर मार रहा है, फिर आप देखेंगे कोई ऐसा फैल गया, ऐसे फैले पड़ रहा है, धीरे धीरे ये पैर जो है वो कहीं दूसरी चेयर पे चला जाता है और कहता क्या है, फिर 3 घंटे पढ़ाई की आज मैंने। लेकिन विश्वास मानो यथार्थ जी कि वो पढ़ाई मुश्किल से 45 मिनट्स की होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। करना क्या है, आप अपने, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी टाइम कम नहीं पड़ सकता है। बच्चों क्या करना है, आपको करना ये है कि एक पोस्चर में आ जाइए, उस पोस्चर में ±5% की एरर रखिए, मतलब हल्का फुल्का, और क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए। आंसर लिखने के बाद ये कसम खा लीजिए कि आपको सांस भी नहीं लेनी है और अगला क्वेश्चन शुरू करना है।
उसके बाद आप सांस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सांस लेते जाइए, और पोस्चर कोशिश करें कि चेंज ना करें। केवल 55 मिनट्स पढ़ लें, विश्वास मानिए आपको दिमाग से धुआं निकलता दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कुछ भाई साहब आज तो बहुत पढ़ लिया, इतना एग्जॉस्टिव होगा यथार्थ जी। ये चीज़ मैंने ट्राई की है टॉप 100 बच्चों पर, और विश्वास मानिए 21-25 रैंक वालों के तो स्टेटमेंट मुझे याद है। जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि सर आधा घंटे से ज़्यादा मैं पहली बार में कर ही नहीं पाया ये काम। Right. क्यों? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, और हम सब इस चीज़ को हमेशा ऐसे सोचते हैं कि ठीक है बस चल रहा है, लेकिन जब भी हम बहुत कंसंट्रेट होकर कोई काम करते हैं ना तो हम बहुत तेज एग्जॉस्ट होते हैं। समझ। तो मेरा मानना ये कि आप 3 घंटे पढ़ ही नहीं सकते हैं बिना 5 मिनट के गैप से, लेकिन आप टारगेट लीजिए 55 मिनट्स आपको पढ़ना है, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, रिलैक्स करना है, अपने दिमाग को शांति देना, फिर पढ़िए, और ऐसे पढ़िए जैसे बता रहा हूँ। आप पाएंगे कि जो काम आप 3 से 4 घंटे में कर पा रहे थे ना, वो मुश्किल से आप 50 मिनट या 55 मिनट में कर पाएंगे। यानी समय का पूर्ण सदुपयोग। पूर्ण सही, बिल्कुल सही। अब सर एक यक्ष प्रश्न है, पूछिए। जैसा भी बात हम कर ही रहे थे कि भारत के कोने कोने से और देश भर के और देश के बाहर से भी छात्र छात्राएं अपने करियर को लेकर के आईआईटी में जाने के अपने सपनों को लेकर के यहाँ पे साकार करने की एक सोच के साथ आते हैं। प्रश्न, अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो? ये भी आप ना सारे खतरनाक क्वेश्चन आज पूछ डालो है। सर लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है, और बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है। बच्चों के अंदर ये भय बहुत रहता है कि अगर उनका आईआईटी में नहीं हुआ तो सर हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्या होगा, कैसे मुंह दिखाएंगे। तो उनको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखता हूँ, बहुत सारे नाम लेता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम लेता हूँ। ऐसे में बहुत सारे उस दिन लिस्ट बना के जाता हूँ और उनके नाम लेता हूँ जी, और फिर नाम लेकर के बच्चों से कहता हूँ, बच्चों पता है इनमें से कोई आईआईटीएन नहीं है। अब तो आईआईटी एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा, और सीढ़ियाँ और भी हैं उस मंजिल को पहुँचने के लिए। जी, आईआईटी एक अलग तरीके की सीढ़ी है जो आपको लुभाती है, जी, इतना फर्क है। और अगर आप आईआईटी निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हो तो सीढ़ियाँ खत्म नहीं हुई। उतनी आकर्षक सीढ़ियाँ शायद ना हो, हाँ, लेकिन सीढ़ियाँ तो अभी भी हैं। तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए? अगर एक बढ़िया लिफ्ट है, एक थोड़ी धीरे धीरे लिफ्ट है, बढ़िया लिफ्ट में मिल जाता है तो बढ़िया, हम प्रयास पूरा करेंगे, नहीं मिलता तो दूसरी लिफ्ट से जाएंगे, क्या दिक्कत है? हमें तो अपनी मंजिल पर जाना है, और मंजिल पर जाने वाले को आज तक कोई रोक भी नहीं पाया है, चाहे वो आईआईटी के दम पर जाए, चाहे वो बीएससी के दम पर जाए, सेंटर कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे हिसाब से आप अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए अब मतलब आईआईटी को अपनी मंजिल से जोड़ना ही गलत है, राइट, मतलब फाइनल टारगेट इज नॉट आईआईटी, सिंपल सी बात ये। राइट, फाइनल टारगेट इज नॉट आईआईटी। अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है और मेहनत करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि मिलना ना मिलना तो किस्मत की बात है, किस्मत और कोशिश ना करें गलत बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर जेई मेन सेशन 1 हो गया, जेई मेन सेशन 2 आने वाला है, निर्णायक घड़ियाँ आने वाली हैं कि कौन सा बच्चा एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कुछ आपकी तरफ से हमारे बच्चों को, प्यारे विद्यार्थियों को टिप या दिशा निर्देशन? बिल्कुल, बहुत, ये भी बिल्कुल सही बात है, और मैं चाहता भी था ये बात बताना। इस पर हमने क्या किया है, हमने 2 काम शुरू किए हैं जी। एक तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर, अनअकैडमी ने अपने यूट्यूब कोटा पल्स, बिल्कुल कोटा पल्स जो है उस पर हमने मार्गदर्शन करके वीडियो लेक्चर हम डाल रहे हैं जी। और मार्गदर्शन जो का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो बच्चे मेन से लेकर के एडवांस के बीच में हैं, जी जी, उनके लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो वो उसमें एक तो आप एडमिशन ले सकते हैं जी। अच्छा, उसकी फीस जो है वो नाम मात्र की है, एक इनरोलमेंट फीस 500 रुपीज़ अच्छा, केवल, मतलब जियो के रिचार्ज से सस्ती सस्ती है। तो वो फीस आप दीजिए, हाँ। उसमें आइए। अच्छा, उसमें हम पता है क्या कर रहे हैं, हर क्लास में एक असाइनमेंट दे रहे हैं, हर क्लास में, ओके, और डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपके टेस्ट भी होंगे, मतलब 500 रुपये में आप बिल्कुल आप बढ़िया पूरा मजा दिया जाएगा अनअकैडमी में आपको। और एडवांस में जो काम हम स्टार बैच के लिए बच्चों के लिए प्लान करते थे, जी, जो केवल 30 से 40 बच्चों को दे पाते जी, थे, जी, जी। अब हमने प्रण किया है कि हर बच्चे को देंगे।
बहुत बढ़िया। वो चीज़ हम हर बच्चे को दे करके जी, मकसद बनाया। तो right। ये मार्गदर्शन में एक तो बैच है, एक तो इस पे आप आ सकते हैं। एक और चीज़ है जो मैंने अभी आपको बता भी रहा था शायद, कि आप खुद से अपने टारगेट को डिवाइड करिए डे वाइज डे में, और फिर देखें कि आपको हर दिन कितना पढ़ना होगा ताकि आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाए। ओके। सिलेबस को वाइंड अप करने का ज़्यादा प्रयास करें बजाय कोई नया चैप्टर खोलने के। नया चैप्टर खोलने का समय ये नहीं है, इस समय बस रिवाइज करें, और जितना किया है ऐसे समझ लें यथार्थ जी कि आपने जितना पढ़ा है ना, बच्चों से मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बच्चों आपने जितना पढ़ा है ना उसके टीचर बन जाइए। जितनी शीट आपने सॉल्व की है ना, आप उसके टीचर बन जाइए। सर मतलब टीचर बन जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? टीचर बन जाइए का मतलब ये है कि मैं आपको किसी क्लास में उस शीट को डिस्कस करने के लिए भेज दूँ ना, तो आप डिस्कस करके आ जाइए, इस लायक बन जाइए। अगर आप इस लायक बन गए तो फिर आपका एडवांस में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इस पर फोकस करिए। सर बच्चों को आपकी शिक्षक की, गुरुजनों की शुभकामनाओं की बड़ी ज़रूरत होती है। विश यू ऑल द बेस्ट And एंड लेट्स क्रैक इट।